जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें एक तरीके से समझ लें कि वहाँ पे फेस्टिवल एक फेस्टिविटी है जिसमें हर अमेरिकन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और न सिर्फ अमेरिकन पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इन इलेक्शंस के ऊपर हैं क्योंकि आगे आने वाला जो अमरीकी सदर होगा वो न सिर्फ अमरीकी मफादात के लिए स्ट्रेटेजिक फैसले करेगा बल्कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज की कमांड भी उसके हाथ में होगी। तमाम इससे जुड़े जो सीरियस किस्म के संजीदा किस्म के और अव्वलीन जिसे तरजीह कहा जाए वो मसाइल हम डिस्कस करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना महमूद जो कि डीन हैं IR डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना आपकी तशरीफ़ आवरी का। और साथ ही साथ डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस नमल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चलेंगे इस्लामाबाद डॉक्टर आमना महमूद के पास। जी डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात इससे पहले के इंतखाबात से किस हवाले से आप थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ देख रही हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा दाखिली मसाइल जो है उनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता था लेकिन अब जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंतहाई अहमियत का इख्तियार कर गई है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग बी हेयर। जो हमने पैटर्न्स पढ़े अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के, अमेरिकन पॉलिटिक्स के, दोनों में ही हमें ये नज़र आता है कि डेमोक्रेट्स फोकस ऑलवेज ऑन डोमेस्टिक एजेंडा, वो उस पर ही बात करते हैं, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, मोर इंगेजमेंट, मोर प्रॉस्पेरिटी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट पे। लेकिन ये जो पिछले 10 साल में हमने देखा कि ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। अब इस दफ़ा डेमोक्रेट जो हैं वो बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की और पिछले इलेक्शन में भी वो फॉरेन पॉलिसी पे ही आए थे। यहाँ तक कि हमने देखा कि मिस्टर ओबामा का भी जो डिसंगेजमेंट फ्रॉम जो वॉर्स था वो भी एजेंडा इतना ज़्यादा कारगर नहीं हुआ और फिर वो भी वॉर्स पे ही गए। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एजेंडा पे ही रहे। लेकिन रिपब्लिकन तो जब भी आते हैं वो हमेशा वॉर्स पे और इंगेजमेंट पे और अमेरिकन सुप्रीमेसी पे, रादर अमेरिकन हेजेमनी के ऊपर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो मिक्स हो चुकी है और क्योंकि इस वक्त अमेरिकन रेपुटेशन, अमेरिकन जो पावर है वो क्वेश्चन है, स्टेक्स पे है, ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट में और फिर यूरोप में भी। तो इसलिए दोनों ही पार्टीज़ फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को मैनिपुलेट कर रही हैं। ओके डॉक्टर कमर चीमा, ये जो दोनों पार्टीज़ अब जाहिर है कि एक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की अलग अलग जो है एक लाइन है, लेकिन जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त वो किस तरह से देख रही है? फिर दूसरा ये कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा ये जो वॉर की सी सिचुएशन है, ये अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद क्या अमरीकी आने नया वाला सदर जो होगा ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से कोई एक लीडिंग एक किरदार अदा कर पाएगा इन तनाज़ात के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी परेशान है क्योंकि अमेरिका को अपने इत्तेहादियों को ये एश्योरेंसेस करवानी पड़ रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन और नेटो के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और रशिया और यूक्रेन की वॉर के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो बड़ी परेशान कुन है। अमेरिकी जो डेमोक्रेटिक है, जो अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है या जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आता है। अगर देखा जाए क्योंकि ट्रंप की जो लार्जली पॉलिसी है वो कहते हैं जी कि मैं इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं क्राइम्स के ख़िलाफ़ हूँ, जो अनऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो बोल तो रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि इस दफ़ा जो कन्वेंशनल वॉर्स का कम ख़तरा है अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, असल ख़तरा है ट्रेड वॉर्स का। कि ट्रेड वॉर्स ट्रंप बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मैं टैरिफ्स बढ़ा दूंगा, मैं चाइना के साथ बात करूंगा तो मैं टैरिफ जो है वो चाइना के साथ इंक्रीज़ कर दूंगा, मैं यूरोप को के साथ टैरिफ्स बढ़ा दूंगा। आपको याद होगा ट्रंप तमाम पिछली पॉलिसीज़ जो हैं वो उससे निकल आए थे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से निकल आए, तो सारे यूरोपियंस को P5+ को बड़ी शर्मिंदगी हुई, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को भी शर्मिंदगी हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रंप जो है वो एनवायरमेंटल जस्टिस की बात नहीं करते, डेमोक्रेट्स उसकी बात करते हैं। सो ऐसे लगता है कि दो डिफरेंट किस्म के अमेरिका हैं और दोनों डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं।
हाँ, अगर कैमला हैरिस जीती हैं तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट शुक्र करेगी कि कॉन्टीन्यूटी रहेगी। आपको याद होगा 2020 में जब प्रेसिडेंट बाइडेन जीते और पहला दौरा जब उन्होंने यूरोप ब्रसल्स का किया तो उन्होंने कहा अमेरिका इज़ बैक। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका वापस अपना वो जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ट्रम्प कहते हैं कि हमें पहले अपने घर में इंफ्रास्ट्रक्चर तब चेंज करना है, हमारी सड़कें पुल टूट रहे हैं, बाल्टीमोर में पुल गिर रहे हैं, कभी हमने एयरपोर्ट नहीं बनाया, हम ज़्यादा जंगें कर रहे हैं, हमारी जो एक्सटर्नल आउटरीच ज़्यादा और हमारी इंटरनल रीच है वो कम हो रही है अपनी आवाम तक, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ महंगी होती जा रही हैं। सो ट्रम्प एंड कैमला हैरिस की दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं और यही देख के आप देखें दुनिया कंफ्यूज है, यूरोपियन यूनियन परेशान है, चाइना भी परेशान है। इवन कि आपको पता होगा कि ट्रम्प ने ये कहा कि मुझे मोदी साहब मिलेंगे, उन्होंने खुद कहा कि मोदी मुझे मिलने जो है वो मारा लागो आ रहे हैं, लेकिन मोदी उनको मिलने नहीं गए क्योंकि मोदी को भी खतरा था कि अगर मैं मिलता हूं और अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो जाए। पिछली दफ़ा तो इंडिया ने भी सपोर्ट किया था। सो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट फायर फाइटिंग का काम कर रही है सर, इस वक्त वो भाग रही है, हर तरफ वो कोशिश कर रही है और आपको पता है उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे हैं, 2 दफ़ा ट्रम्प पे हमला हो चुका है, अब केसेस भी बढ़े। तो मैं इसी पॉइंट को डॉक्टर आमना आपकी तरफ रखता हूं। खुद अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन थे जब ट्रम्प साहब आए थे तो उस वक्त भी मुश्किल था और ऐसा लग रहा था कि एक रेजिस्टेंस देखी जा रही है उनको लाने के लिए और इस मर्तबा भी, लेकिन वो जो वहां का इलेक्टोरल कॉलेज है, जो पूरा सिस्टम है वो लेकर आ गया उन्हें। तो अब क्या लग रहा है, इस वक्त क्या लग रहा है, हालांकि जो अर्ली वोटिंग्स हैं उसमें कैमला हैरिस जो है वो थोड़ा सा आगे इस वक्त नजर आ रही हैं, तो आप समझती हैं कि अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं वो काम दिखाएंगी अपना और कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी ये समझती हूँ कि इस वक्त जो शायद एक ज़माने में प्रेसिडेंट कैनेडी का इलेक्शन को रेजर शार्प इलेक्शन कहते हैं, तो इस दफ़ा भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है जो कमर बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अल्टीमेटली जो वोट है वो अमेरिकन वोटर ने देना है। और ये जो इमिग्रेशन का जो एजेंडा है ये कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ख़ास तौर पे जैसे टेक्सास और आसपास की जो स्टेट्स हैं और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और अटलांटा वगैरह में बहुत मैटर करता है क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस वक्त दोनों जो हैं उस फ्लक्चुएटिंग वोट को एड्रेस करें हैं जो कि सदर्न स्टेट में है। सदर्न स्टेट में एक ब्लैक वोट बहुत मैटर करता है और दूसरे वाइट भी नॉन हिस्पैनिक वोट बड़ा मैटर करता है, इसलिए कि ये 2020 में अनप्रेसिडेंटली रिपब्लिकन के साथ गए थे क्योंकि उससे पहले ये डेमोक्रेट वोट होता था। और इस वक्त कैमला हैरिस भी और ट्रम्प दोनों भी इसको एड्रेस कर रहे हैं कि वहाँ पे जो एग्रेरियन हैं उनका वोट उन्हें मिल जाए, और ये वोट वो है जो उनको इंसेंटिव देने से मिलेगा। देखिए सारे अमेरिका में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को जॉब्स चाहिए। इवन ये जो एग्रो इकॉनमी है, सिंस दे आर नॉट हैविंग इनफ बेनिफिट्स, उनको फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल रहे और एग्रेरियन मसनूआत की कीमत शुरू से ही अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है। तो ये लोग चाहते हैं कि इनको कोई और जॉब्स मिले, इनको कोई और ओपनिंग्स मिले और इनको जो ऑफ़र करेगा वो उस पे जाएंगे। दूसरे ये सदर्न स्टेट सारी ही कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं। आई हैपन टू बी इन नॉर्थ कैरोलिना, मैंने अपनी पोस्ट डॉक वहाँ से की और मैं बहुत देर वहाँ पे रही, और साउथ कैरोलिना जहाँ से सिविल वॉर शुरू हुई थी, आई ट्रैवल्ड अ लॉट, एटलांटा, जॉर्जिया। तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिक जो कंजर्वेटिव हैं वो वैल्यूज़ पे जाते हैं, वो जा रहे हैं आजकल और अपनी वैल्यूज़ को भी रिटेन रखना चाहते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि ऐसा प्रेसिडेंट आना चाहिए जो अमेरिका की आइडेंटिटी को भी रखे और उसके साथ साथ ये कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करे। तो उसमें मुझे लगता है कि ये जैसे एंटी अबॉर्शन एजेंडा है मिस्टर ट्रम्प का, वो भी वहाँ पे सपोर्ट हासिल कर चुका है, और न्यू जॉब क्रिएशन और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रेरियन वो भी कर चुका है। और यूएस डेवलपमेंट फंड से ट्रम्प के ज़माने में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से बहुत पैसा मिला था उस वक्त इन लोगों को, और मिस्टर ट्रम्प उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हैंगिंग वोट है, जो फ्लक्चुएटिंग वोट है, वो जिस तरफ जाएगा दैट वुड बी द डिसिसिव। और जाहिर है कि उसके लिए 5 नवंबर का इंतजार
इंतजार करना होगा कि क्या वहां पे सूरत हाल बनती है। जी डॉक्टर कमर, अभी हम बात कर रहे थे इंडियन पर्सपेक्टिव से, आपने देखा नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लेंस से अगर देखें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, क्या आपको नजर आ रहा है हमारे ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और किसके साथ बढ़ सकते हैं? क्या बेहतर होगा पाकिस्तान के हक में? डॉक्टर कमर जी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, पाकिस्तान को कैसे देखा जाएगा। देखिए, इस वक्त जो पिछले 4 साल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो डाउनग्रेड किए हुए हैं और वो समझते हैं कि लार्जली क्योंकि हमारी ज़रूरत अफ़गानिस्तान के हवाले थी, तो वो समझते हैं कि अब क्योंकि वो ज़रूरत नहीं रही तो कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लेवल का बंदा पाकिस्तान नहीं आया, ना ही कोई उस हवाले से बातचीत हुई। सो अगर तो डेमोक्रेट्स आते हैं तो ये याद रखें कि कॉन्टीन्यूटी रह सकती है इसी पॉलिसी की, जो कि कैमला हैरिस उसी को फॉलो करेंगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसके चांस है। अगर रिपब्लिकन्स आते हैं तो एक मखसूस पाकिस्तानी पार्टी ये महसूस करती है कि शायद उनके लीडर को छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन याद रखें कि ये बड़ा मुश्किल काम है और हमें इसको सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे से चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। जो रिपब्लिकन है वो क्यों करके पाकिस्तान की बात मानेंगे? रिपब्लिकन जो है लार्जली उनका भी एक एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि वो तो लार्जली इतना डेमोक्रेसी को सपोर्ट भी नहीं करते। इवन के डेमोक्रेट्स ने भी अब सपोर्ट करना कम कर दिया, सिलेक्टिवली सपोर्ट करते हैं, जहाँ उनका दिल करता है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे उनका दिल नहीं करता नहीं करते। सो मुझे ऐसा लगता है रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, कोई लार्जली पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ होगी कि हमें वो कॉन्टीन्यूसली देखेंगे जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डू मोर, सर डू मोर होगा, वो कुछ भी हो डू मोर, जो पाकिस्तान वो शब्द लिखा हुआ है वो डू मोर ही होगा वहां से। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था डॉक्टर कमर, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि अगर रिपब्लिकन आते हैं तो उसके साथ जिस तरीके से वो बात की जा रही थी, अगर कंटिन्यूशन होता है डेमोक्रेट्स का तो यही चीज़ें चलेंगी। बट इन केस डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो खित्ते में जो अफगानिस्तान का मामला है, जाहिर है कि वो जिस उस पर छोड़कर गए थे तो उसको वो बड़ा कंट्रोल था, तो अब दोबारा अगर ये कोशिश होगी कि जनाब अफगानिस्तान में अमन अमान कायम किया जाए तो ऐसे में फिर पाकिस्तान की कुर्बत, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ सकती है। दैट्स अ पॉइंट, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। मैं इसको एक और लेंस से देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन इस चीज़ से कंसर्न है कि चाइनीज़ अफगानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स को देख रहे हैं और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं अफगान तालिबान के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लार्जली अफगानिस्तान को देखेंगे एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आपको पता है बिजनेसमैन है। तो इस वक्त चिप वॉर्स चल रही हैं कि किसके पास ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं, किसके पास ज्यादा जो है वो चिप्स बना लेता है, ताकि वो उस फील्ड में फिर इकोनॉमी की फील्ड में जो है वो आगे आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो एनवायरमेंटल व्हीकल्स की बात हो रही है, ये डिस्कशन हो रही है कि भाई चिप्स जिसके पास ज़्यादा होंगी वो जो है वो बिजनेसेस अच्छे कर सकेगा। और अमेरिका की एक ऑलरेडी एक पॉलिसी भी है, डी रिस्किंग की पॉलिसी है, जिस मीन्स के चाइना के हाथ में ऐसी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए जो अमेरिका के पास हो। सो अमेरिका उसका कंट्रोल भी संभालना चाहता है और दुनिया में इसके ऊपर काम भी कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान से बात की जा सके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके अपने मफादात होंगे। जी डॉक्टर आमना, अगर अफगानिस्तान का भी मामला होता है तो फिर जो अमेरिकन अपने मफादात हैं वही जो है वो उसकी तरजीह होगी। बाय लाइन जो है वो पाकिस्तान कहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन असल इंटरेस्ट उसका वहां पर भी यही होगा। जी मेरा ख्याल है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो क्योंकि एंगेजमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात करते हैं, तो मेजर फोकस तो उनका अमेरिका पे ही होगा। सेकेंडली जो ट्रेड वॉर्स की बात कर रहे हैं, मिस्टर ट्रंप का फोकस उस पे होगा डेफिनेटली। और इस वक्त पोजीशन ये है कि पिछले 10-15 साल के अरसे में अमेरिका की इंटरनेशनल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हुई, उनकी स्पेंडिंग बड़ी ज़्यादा हुई और इंटरनल इकोनॉमी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ चिप बल्कि ये जो बैटरीज़ की पॉलिटिक्स है ये बड़ी ऊपर चली गई है। जो मेजर बैटरी प्रोडक्शन है वो सारी चाइना में हो रही है, तो इसलिए चाइना को
कंटेन भी नहीं कर सकता मगरिब, इसलिए कि उनकी सारी डिपेंडेंस उसके ऊपर चली गई है। वो चाहे एक आपकी घड़ी की बैटरी हो, चाहे जहाज़ों की बैटरी हो, वो सारी की सारी उनके पास है, चाइना के पास प्रोडक्शन है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इस बात पे असर्ट करता रहता है। एक आपने देखा कि ईस्ट चाइना सी में जो उनका क्राइसिस बना हुआ था पिछले दिनों, मेरा ख्याल है कि मिस्टर ट्रंप उसको विड्रॉ करेंगे और वो ट्रेड वॉर के ऊपर जाएंगे और बातचीत के ऊपर जाएंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि चाइना को एंगेज रखें और उससे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे ना जाएं। उनके स्लोगन्स डिफरेंट होते हैं और जब वो आते हैं तो काम वो डिफरेंट करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो कैंपेन का इशू है ये डिफरेंट है, लेकिन बाद में उसकी पॉलिसीज़ कंसिलिएटरी होंगी। और जो अफ़गानिस्तान में भी उनको जंग में नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने पहले विड्रॉ किया था और अभी स्टिल वो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका की मिलिट्री इंगेजमेंट को कम करेंगे, तो फिर अफ़गानिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि चाइना के साथ इंगेजमेंट की पॉलिसी पे ही जाना पड़ेगा उनको। और पाकिस्तान उसमें रेलिवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पहले ही जो इकोनॉमिक इशू, हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को इकोनॉमिक पे जियो इकोनॉमिक पे स्विच कर लिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी ही होगी। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ कमर चीमा साहब जिस पार्टी की बात कर रहे थे, तो मैं ये इस पे ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जी, प्लीज जी, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये मैटर नहीं करती हैं। इवन जैसे यूएस में भी कोई भी प्रेसिडेंट आए, कोई भी जाए, तो पाकिस्तान एज अ नेशन डील करता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मुझे याद है एक दफा इलेक्शन में ट्रंप ने इलेक्शन में कहा था ना कि वो इलेक्ट होने के बाद शकील आफरीदी जो है उसको आज़ाद कराऊंगा, तो वो उनकी उस वक्त इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन मैनिफेस्टो कुछ अलग होते हैं और बाद में चीज़ें वो अपने मफादात के हिसाब से ही चलते हैं।